हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएस स्टडी क्लासेस में। तो हमारा चल रहा था क्विक रिवीजन। ईपी टेट के लिए क्विक रिवीजन चल रहा था। तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना के बारे में जानेंगे। तो इसमें आज शुरुआत करते हैं अक्षांश और देशांतर से। इसकी शुरुआत करते हैं अक्षांश और देशांतर से। तो अक्षांश देखिए, अक्षांश और देशांतर से। तो अक्षांश और देशांतर से की शुरुआत करते हैं। देखो, पृथ्वी का जो गोल राउंड होता है, गोल राउंड, तो इसका जो ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, और इस साइड वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध और इस भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। और इसके जो पृथ्वी को बीचों बीच से जो रेखा अलग करती है उसे 0 डिग्री विषुवत रेखा या पूर्वी 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, या उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है। तो आता है हमारा इसे अक्षांश, ये अक्षांश किसे कहते हैं? तो आइए अक्षांश के बारे में पढ़ते हैं। अक्षांश किसे कहते हैं? तो अक्षांश क्या है कि पृथ्वी के देशांतर रेखा जो पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी भी स्थान को कोणीय दूरी में विभाजित करती है। किसमें करती है? कोणीय दूरी में विभाजित करती है। तो ये क्या कहलाते हैं? मतलब कहलाते अक्षांश कहलाते हैं। और इसे एक भाषा में कहा जाता है कि समान अक्षांशों को स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। कौन सी रेखा? काल्पनिक रेखा, जो विषुवत रेखा के उत्तर और समांतर में खींची जाती है, उन्हें अक्षांश कहते हैं। उन्हें अक्षांश कहते हैं। और क्या आता है? अक्षांश रेखाओं की संख्या निश्चित नहीं होती है। यानी क्या होती है? अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या आती है? वो निश्चित नहीं होती है। विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो विषुवत रेखा जो क्या होती है, 0 डिग्री जो रेखा होती है, वो क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो अब आता है हमारा कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। अब आता है जैसे जो आता है हमारा कि 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र पर जो होता है क्षेत्र, यानी दो जो अक्षांश होते हैं, ऐसे देखो, ऐसे अक्षांश जो होते हैं, इनके मध्य का ये वाला क्षेत्र, इनके जो मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है कहते हैं। तो 1 डिग्री के अंतराल पर 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी स्थिर रहती है। यह दूरी कितनी? 111.16 किलोमीटर होती है। तो ये तो हो गया अक्षांश के बारे में, अब हम पढ़ेंगे देशांतर के बारे में। तो देशांतर रेखाएं क्या हैं? क्या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली उत्तरी ध्रुव यानी ऊपर से नीचे के लिए जो रेखाएं मिलाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो अक्षांश रेखाओं को काटते हैं, उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। और क्या आता है? इंग्लैंड को एक ग्रीनविच स्थान है, नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम से 2 बराबर भागों में काटती है। यानी पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम की ओर 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसे प्रधान देशांतर या 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। इनके पूर्व भाग को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। फिर आता है ये जो पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री, मतलब 24 घंटे में एक चक्कर घूम लेती है, दूसरा 360 डिग्री घूम लेती है। इस आधार पर एक अंतराल पर 360 देशांतर का निर्धारण किया गया। फिर आता है हमारा कि प्रधान देशांतर के पूर्व 180 डिग्री और पश्चिम देशांतर से 180 डिग्री देशांतर रेखाएं निर्धारित की गई हैं। 180 डिग्री देशांतर का प्रयोग एक ही रेखा के रूप में किया जाता है। यानी 180 देशांतर का जो प्रयोग किया जाता है वो एक ही रेखा के रूप में किया जाता है। कौन सी एक रेखा के रूप में? एक ही रेखा के रूप में
किया जाता है, एक ही रेखा के रूप में किया जाता है। तो देखो, दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र को गौर कहते हैं, यानी दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? गौर कहते हैं। देशांतर रेखाएं समान लंबाई की होती हैं, लेकिन ध्रुवों की तरफ इनके मध्य की दूरी में कमी आ जाती है। यानी ध्रुवों पर क्या होती है? इनकी दूरी में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। जो ध्रुव होते हैं उनकी दूरी में क्या होती है? कमी आ जाती है। अब देखो क्या पढ़ना है कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है। विषुवत रेखा कितनी है? 111.13 किलोमीटर होती है। और 66 से 1/2 डिग्री 66 से 1/2 डिग्री पर ये आधी हो जाती है और ध्रुवों पर 0 हो जाती है। यानी ध्रुवों पर कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। और 66 से ही 1/2 पर क्या हो जाती है? ये आधी हो जाती है। ये कैसी हो जाती है? आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है। फिर आते हैं समय मापन। यानी समय का मापन कैसे होता है? समय का मापन समय कैसे मापन? एक स्थानीय समय होता है, एक मानक समय। स्थानीय समय, मानक समय और अंतर्राष्ट्रीय समय। स्थानीय समय, मानक समय और अंतर्राष्ट्रीय समय। तो देखो, स्थानीय समय क्या है? स्थानीय समय किसी भी स्थान की सबसे शुद्ध समय होता है। क्या कैसा समय होता है? बिल्कुल शुद्ध समय होता है। इसका निर्धारण सूर्य की किरणों के लंबवत प्रभाव से होता है। इसका जो प्रभाव होता है, यानी इसका निर्धारण कैसा होता है? इसका निर्धारण जो होता है सूर्य की लंबवत किरणों से होता है, लंबवत किरणों के प्रभाव से होता है। और क्या होता है कि सूर्य की किरणें किसी भी देशांतर रेखा के स्थान पर जब लंबवत होती हैं, तब ये समय दोपहर का कितने बजा है? दोपहर का 12 बजता है। दोपहर का 12 बजता है। कितना? जो सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, तो ये कितना होता है? दोपहर का 12 बजता है। फिर आता है हमारा मानक समय। तो मानक समय क्या है? मानक समय ये जो होता है, मानक समय किसी भी देश या विशेष क्षेत्र के लिए निर्धारित ऐसा समय है जिसके आधार पर इन क्षेत्रों के समय को रखा जाता है। यानी मानक समय क्या है कि एक ऐसा समय है जिसके आधार पर क्षेत्रों के समय को रखा जाता है। ठीक है। जैसे भारत में 82/1/2 की देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। ठीक है। यह पूछा जाता है कि भारत की जो मानक समय रेखा कितने डिग्री मानक समय रेखा माना जाता है, तो आप लोग क्या लिखेंगे वहाँ पर? 82/1/2 देशांतर रेखा जो होती है को माना गया, निर्धारित करती है। यह इलाहाबाद के नैनी जो 82 डिग्री 82/1/2 डिग्री यानी 82.5 डिग्री जो रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी मिर्ज़ापुर से निकलती है, मतलब मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ये कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी मिर्ज़ापुर से गुजरती है। और एक खास बात इसमें है, इसकी खास बात है, नोट में देखिए कि जिन देशों का देशांतर विस्तार या पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, वहाँ पर एक से अधिक मानक समय रेखा निर्धारित किया जाता है। जैसे रूस में 11 मानक समय रेखाएं। रूस में कितनी मानक समय रेखाएं? 11 मानक समय रेखाएं हैं। अब जैसे आता है हमारा समय निर्धारण। कैसे आता है हमारा समय का निर्धारण? तो समय निर्धारण कैसा आता है? समय निर्धारण यानी पृथ्वी पर 24 घंटे होते हैं। पृथ्वी जो चक्कर लगाती है, एक पूरा चक्कर लगाती है, कितनी देर में लगाती है? 24 घंटों में लगाती है। कितनी देर में लगाती है? 24 घंटों में लगाती है। ठीक है। तो एक समय क्षेत्र बराबर 1 घंटा बराबर 15 देशांतर। यानी कैसे? यानी एक समय बराबर 1 घंटा। 1 घंटा होगा 1 घंटा बराबर 15 देशांतर। ठीक है। तो 24 समय क्षेत्र बराबर 24 घंटा और 24 घंटा बराबर 360 देशांतर। कितनी देशांतर? 360। अब जब 360 देशांतर हो गई तो 1 घंटे वाला कितना हो जाएगा? 1 घंटे बराबर यानी 260/24 बराबर 15 देशांतर घूमती है। कितनी घूमती है? 15 देशांतर। यानी 15 देशांतर जब घूमती है तो 15 देशांतर बराबर एक घंटा बताएगा, फिर 360 देशांतर बराबर 24 घंटा बताएगा। फिर आएगा हमारा 15 देशांतर बराबर 60 मिनट होता है और 1 देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। ओके। तो एक देशांतर बराबर कितना हो गया? 4 मिनट। ओके।
फिर आता है हमारा इंग्लैंड की जो ग्रीनविच रेखा है, इंग्लैंड की जो ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा ग्रीनविच मेन टाइम रेखा इसे कहा जाता है। यानी इंग्लैंड से जो रेखा गुजरती है उसे क्या कहते हैं, ग्रीनविच मेन टाइम रेखा, ग्रीनविच मेन टाइम रेखा उसे कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीनविच मेन टाइम रेखा। और ग्रीनविच मेन टाइम रेखा से पूर्व की ओर जाने पर 15 देशांतर 15 देशांतर यानी 1 घंटा, 15 देशांतर यानी कि 1 घंटा समय बढ़ता है। जबकि पश्चिम की ओर जाने पर इसी के अनुपात में समय में कमी आती है। यानी किधर जाने पर, पश्चिम में जाने पर अनुपात में कमी आती है। और क्या होता है कि पूरब में जाने पर, पश्चिम में जाने पर अनुपात में कमी आती है। और पूरब में जाने पर, देखो पूरब, ये पूरब में जाने पर क्या होता है, पूरब में जाने पर क्या होता है, पूरब में जाने पर क्या होता है इसमें कि पूरब में जाने पर 15 देशांतर ये बढ़ती है, मतलब बढ़ती है। और इधर आने पर क्या होता है, कमी आती है, इधर आने पर क्या होता है, कमी आती है। ठीक है, यानी दो संलग्न समय क्षेत्र के समय में 1 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का अंतर होता है, 1 घंटे का अंतर होता है। अब आ जाओ हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में जानते हैं थोड़ा हम। तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, यानी विश्व की तारीख को एक रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की, जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व की तारीख को एक रखने के लिए क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की कल्पना की गई है। क्या किया गया है, कल्पना की गई है। अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा की क्या की गई है, कल्पना की गई है। फिर आता है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर रेखा से गुजरने के अनुरूप खींची गई है। किसके अनुरूप खींची गई है, 180 देशांतर के अनुरूप खींची गई है। और इसे काल्पनिक रेखा जो बोरिंग सागर से गुजरती है, यानी कहाँ से गुजरती है, जो बोरिंग सागर से, कहाँ से गुजरती है, ये हमारी गुजरती है बोरिंग सागर से। ठीक है, फिर आता है हमारा कि 180 देशांतर रेखा वर्गाकृत सीधी रेखा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 3 जगह से मोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कितनी जगह से मोड़ा गया, 3 जगह से मोड़ा गया है। और जो काल्पनिक रेखा खींची गई है वो कहाँ से, बोरिंग सागर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, बोरिंग सागर से गुजरती है। ठीक है, ये तो था हमारा देशांतर रेखा के बारे में, देशांतर रेखा के बारे में। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट में जो इसकी पृथ्वी की जो परतें हैं, पृथ्वी की परतों के बारे में पढ़ेंगे। और इसकी भू आकृति के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे, बंसाट लाइन के क्वेश्चन भी इसमें कराएंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए। ऐसे ही आपका क्विक रिवीजन, फटाफट रिवीजन कराएंगे और अच्छे से अच्छे नंबर, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो आप चैनल के साथ बने रहिए। और आप लोगों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो अब ज़रूर कर लें। और इसे शेयर भी कर दिया करें, जिससे कि और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले हमारे भाई बहन हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो इसी के साथ आज का जो चैप्टर होता है यहीं पर ख़त्म होता है, और फिर नेक्स्ट इसमें मिलते हैं। तो आज के लिए गुड नाइट, गुड नाइट।